हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम लोगों का मूल मंत्र है दानम हस्तस्य भूषणम। दान जो है हाथ का आभूषण है। कहने का अर्थ है कि हमें जो है दान पुण्य करना चाहिए, अर्थात ज़रूरतमंदों को हमें सहायता करनी चाहिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस से किस प्रकार का इमेज बनता है, कहाँ कहाँ पर बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्केव लेंस के द्वारा किस प्रकार से इमेज बनता है। तो आज का हमारा विषय है अवतल लेंस, जिसको कॉन्केव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो को जानना चाहिए कि अवतल लेंस के बारे में मैंने बताया था कि जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो अवतल लेंस सिर्फ 2 ही पोजीशंस पर बनता है। जैसे उत्तल वाले में 6 पोजीशंस था, इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशंस है। पहला पोजीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, अर्थात 2f1 के बाद जो दूरी होती है अनंत दूरी होती है। तो हमने आगे बताया था कि अनंत से जब भी किरण चलती है तो आते आते मान लिया जाता है कि वो समानांतर हो जाती है। तो पहली समानांतर किरण चली, लेंस से वर्तित हुई और वर्तन होने के बाद वो फैल करके जाती है। क्योंकि कॉन्केव लेंस में मैंने बताया था कि इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है, वो फैल करके जाती है। दूसरी समानांतर किरण चलती है, लेंस पर आपतित होती है, वर्तन के बाद ये भी फैल करके जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो किरणें जो है इनकी दूरी क्रम से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है और पीछे दूरी इनकी घटती जा रही है। इसलिए इनको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये f1 पर यानी फोकस पर मिलती है। तो हमने बताया था कि किरणों को पीछे मिलाने से जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है। तो जब हमारा वस्तु अनंत दूरी पर होगा तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा यानी पॉइंट साइज बनेगा और यह प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। तो हमने देखो यहाँ पर लिख दिया कि साइज कहाँ पर होगा, किस तरह का साइज होगा, पॉइंट साइज यानी बहुत छोटा। नेचर प्रकृति कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, और जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा ही, यानी प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होगा। अब पोजीशंस कहाँ पर बना, ये f1 मतलब कि फोकस पर बना है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला पोजीशन देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका इमेज किस प्रकार से बनता है। इसे 1-2 बार खींचने का प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए। अब हमारा जो है दूसरा पोजीशन मैं बताने जा रहा हूँ। अब हम दूसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच होगी, यानी f1 और 2f1 के बीच में हमारी वस्तु है, तो इमेज कैसे बनेगा। तो पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। जब ही इस लेंस पर पड़ती है तो वर्तन के बाद फैल करके चली जाती है। यहाँ से चली, वर्तित हुई, फैल कर चली गई। और दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाती है। उन्होंने बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी किरण जो चलती है बिल्कुल सीधी चलती है। तो ये इन किरणों को जो वर्तित हुई, इन किरणों को पीछे मिला रहे हैं। तो पीछे मिलाने पर ये कहाँ पर काटती है, किस बिंदु पर काटती है। तो किरणों को पीछे मिलाने से जो इमेज बनता है वो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो हमने देखा कि जब वस्तु को f1 और 2f1, कभी कभी f और 2f के बीच भी करते बातें की है के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है।
और यह ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच अर्थात O और F1 के बीच, O और F1 के बीच में ये जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब AB का प्रतिबिंब A', B' होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका साइज क्या है, वस्तु से छोटी है, ये जो इमेज है वस्तु से छोटी है। नेचर क्या है, तो सीधा है और ये काल्पनिक है। अब पोजीशन क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच अर्थात O और F1 के बीच है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है। और एक बात और ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कहीं भी रखते हैं, अनंत को छोड़कर कहीं भी रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा जो है छोटा ही बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, कभी भी इसमें प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनता है। जबकि हमने देखा था कि उत्तल लेंस में जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखे थे तो प्रतिबिंब बड़ा बना था, लेकिन इसमें कभी भी जो है हमारा जो है अवतल लेंस में कभी भी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा नहीं बनता है। और हमने देखा था कि उत्तल लेंस में उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, बराबर भी बनता है, लेकिन इसमें हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा क्या बनता है, सीधा है, यानी कि केवल वर्चुअल इमेज बनता है। और इरेक्ट मैंने क्या होता है, सीधा बनता है। तो ये दिमाग में हमको रखना पड़ेगा। अब हम लोग जो है अभी इसके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के पहले एक टर्म और है, उसको भी जानना जरूरी है कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। एक्चुअली है क्या, हम लोग जानते हैं कि ये जो लेंस जो है किसी न किसी वस्तु का इमेज बनाता है। तो अब हमको जानना चाहिए कि ये जो प्रतिबिंब जो है इसकी लंबाई, ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसकी लंबाई और ये जो वस्तु है इसकी लंबाई के अनुपात को ही हम लोग इस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब ये जो लेंस जो है कितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है उसकी लंबाई और वो किस वस्तु का बना रहा है उसकी लंबाई के अनुपात को हम उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करके पॉज करके इसको नोट कर लेना होगा कि लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, या उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर जोड़ लोगे लेंस का, यहाँ पर जोड़ लोगे लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग M से लिखते हैं, मैंने मैग्निफिकेशन। ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, मैंने प्रतिबिंब कितना लंबा है और बटा में वस्तु की लंबाई, ये दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, M कहते हैं। अब एक बात जरा सोचना है कि अगर मान लो प्रतिबिंब हमारा छोटा बन रहा है और वस्तु बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है, अब वस्तु क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो उस समय जरा बताओ, तो मान लो कि हमारा जो प्रतिबिंब जो है 5 है, कल्पना करो, और वस्तु मान लो हमारा जो है 2 है। वस्तु जो है हमारा छोटा है और प्रतिबिंब क्या है, मान लो बड़ा है। तो इस अवस्था में जरा देखो तो 5 में 2 से भागा तो क्या होगा, 1 से ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब M का मान अगर हमारा 1 से ज्यादा होगा तो जान लेना पड़ेगा हमको कि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ा है और वस्तु की लंबाई छोटा है। M का मान यदि 1 से बड़ा हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि प्रतिबिंब जो बड़ा है और वस्तु क्या है, छोटा है। और यदि वस्तु बड़ा हो, मान लो ये 5 है और ये 2 है, तो जब वस्तु जो बड़ा हो जाएगा तो उसका M का मान हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब कभी भी प्रतिबिंब बड़ा और वस्तु छोटा होगा तो हमें जान लेना पड़ेगा कि M इज लेस देन 1, माने M का मान यदि मैग्निफिकेशन का जब भी 1 होगा, 1 से छोटा होगा तो समझ लेंगे, जब कभी भी M का मान 1 से छोटा होगा हम समझ लेंगे कि हमारा जो है
जो वस्तु जो क्या है, वस्तु बड़ा प्रतिबिंब क्या छोटा है। और यदि m बराबर 1 हो जाए, मैंने जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा इमेज। यदि 5 अरे भी 5 कट गया तो 1 हो गया। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई यदि बराबर हो जाता है तो m का मान 1 होता है। तो m का मान 1 होने का मतलब ये हो गया कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और यदि m का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा कब होगा बोलो तो, प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या होगा, m से बड़ा। यदि m जो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब भी हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो बड़ा होगा और वस्तु क्या होगा, छोटा होगा। तो 3 अवस्थाओं पर दिमाग में रखना पड़ेगा कि रेखीय आवर्धन 3 शर्तों पर है। m का मान 1 से कम है, या m का मान 1 है, या 1 का मान 1 से ज्यादा है। तो हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि रेखीय आवर्धन जो होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, इसी के आधार पर हम देख लेंगे कि छोटा है कि बड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों ने लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। वर्ण विक्षेपण का अंग्रेजी होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये क्या है जरा सोचना है। तो ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, इसमें सफेद प्रकाश की किरण जब चलती है तिरछी, तो वर्तन के बाद ये 7 रंगों में बंट जाती है। तो ये जो 7 रंग में जो बंट रही है, इसी क्रिया को या इसी घटना को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अर्थात जब सफेद प्रकाश की किरण तिरछी गुजरती है तो वह अपने अवयवी माने जिससे मिलकर बना हुआ है, अपने अवयवी 7 रंगों में बंट जाती है। ये 7 रंग में बंटने की जो घटना है, इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे यहाँ से चली, यहाँ पर आई, मुड़ गई। और ये जो 7 रंग जो होते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बै माने बैगनी, नी माने नीला, आ माने आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। 7 रंग 1 2 3 4 5 6 7। अंग्रेजी में कहते हैं VIVGYOR, विबग्योर। अंग्रेजी में कहते हैं VIVGYOR। 7 रंग में बढ़ जाती है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पर इसकी परिभाषा लिख दिया हूँ। जब सफेद प्रकाश की किरण, ये जो व्हाइट लाइट है, किसी ग्लास प्रिज्म से होकर तिरछी प्रवेश करती है, तो वर्तन के पश्चात अपने अवयवी 7 रंग, अवयवी माने जिसे मिलकर बना हुआ है, यानी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अपने अवयवी 7 रंगों में बंट जाती है। इसी बंटने की जो घटना जो है, को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग जो है, बैनी आह पिनाला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या विबग्योर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि प्रकाश में कितने रंग हैं, तो प्रकाश में 7 रंग हैं। उनके नामों के क्रम में हम लोग लिखेंगे, विबग्योर चाहे बैनी आह पिनाला द्वारा लिखेंगे। अब हमको जानना चाहिए एक बात, ये जो किरणें जो मुड़ रही है, क्यों मुड़ रही है? इसलिए कि प्रत्येक रंग की तरंग लंबाई और वेग जो है अलग अलग होती है। तो जब तरंग लंबाई और वेग अलग अलग होगा तो अलग अलग मुड़ेगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो हमको जानना चाहिए कि जो लाल रंग जो है, वो अपने रास्ते से बहुत कम मुड़ता है, इसलिए उसका प्रकाश का वेग क्या होता है, उसमें ज़्यादा होता है। और इसी क्रम में उससे कम ऑरेंज का होता है, फिर येलो का। तो सबसे कम जो है वायलेट बैगनी का होता है वेग, यानी कि सबसे अधिक कौन मुड़ती है रास्ते से, बैगनी मुड़ती है। और सबसे कम कौन मुड़ता है, रेड मुड़ता है। तो कभी कभी पूछता है
कि किस रंग का वेग ज़्यादा होता है। लाल रंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है। किस रंग का वेग सबसे कम होता है। बैगनी रंग का सबसे वेग कम होता है। कभी कभी पूछता है कौन सा रंग जो है अपने पथ से बहुत कम उड़ता है, तो लाल रंग जो है अपने पथ से, वायलेट रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। इसलिए हम लोगों ने देखा भी है कि रेलवे में आप लोगों ने देखा होगा कि रेड सिग्नल, ऑरेंज, येलो और ग्रीन इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, दूर से ही दिखाई पड़ता है। खतरे की संभावना पहले होती है तो उसको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद ऑरेंज और येलो मिक्सअप रहता है, उसके बाद ग्रीन होता है। इसी कलर का यूज किया जाता है। अगर हम वायलेट रंग, बैगनी रंग का यदि यूज करेंगे तो हमको सिग्नल दिखाई नहीं पड़ेगा, संभावना है दुर्घटना की। इसलिए जहाँ कहीं भी डेंजर की बात होती है वहाँ पर रेड रंग लगाया जाता है। क्यों? कि इसका वेग जो बहुत ज़्यादा होता है, इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग ये जो हम लोगों ने ये तो वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, इस परिभाषा को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से, पॉज करके इसको परिभाषा को नोट करेंगे, इस चित्र को बनाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो है हमारा स्पेक्ट्रम क्या है, वर्ण पट्ट क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग वर्णपट के बारे में देखेंगे। वर्णपट क्या है, उसका अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जब हमारी सफेद प्रकाश की किरण ग्लास प्रिज्म में तिरछी गई है, 7 रंगों में बटी है, और ये जब बाहर जब निकली है, जो बाहर जो किरणें निकलती है इसका नाम है निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण। तो जब ये जो बाहर किरण निकल रही है, निर्गत किरण है, तो इस निर्गत किरणों के रास्ते में यदि एक सफेद पर्दा रख दिया जाता है, जो किरणें जो निकली है इसके रास्ते में एक पर्दा रख दिया जाता है, तो पर्दे पर 7 रंगों की एक बैंड, एक पट्टी दिखाई पड़ती है, 7 रंगों की। ये जो 7 रंग की जो बैंड पट्टी दिखाई पड़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण पट्ट कहते हैं। तो क्या बोलोगे? जब सफेद प्रकाश की किरण किसी ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ती है, और जब निर्गत किरणों के पथ में, निर्गत किरणों के पथ में एक सफेद पर्दा रख दिया जाता है, तो इस पर्दे पर 7 रंग की एक बैंड या पट्टी बन जाती है। इसी बैंड को या इसी पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। ये वर्णपट हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध वर्णपट, जिसको हम लोग प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं, और दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट यानी इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो प्योर स्पेक्ट्रम क्या है? प्योर माने तो लगता है शुद्ध। तो ऐसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे पर छाए नहीं थे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, ऐसे वर्णपट को हम लोग शुद्ध वर्णपट या प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वह वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको हम लोग शुद्ध वर्णपट कहते हैं। और इम्प्योर स्पेक्ट्रम तो वह वर्णपट जिस पर सभी रंग एक दूसरे पर छाए रहते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस तरह के हम स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। आप लोगों ने इंद्रधनुष को देखा होगा, बरसात के बाद आसमान में दिखाई पड़ता है, वो इम्प्योर स्पेक्ट्रम है। उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन 7 रंग जो एक दूसरे पर छाए रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो हमारा क्या है? इम्प्योर स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। तो कभी कभी पूछता है कि ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है उसका एक प्राकृतिक घटना का उदाहरण बताओ। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का प्राकृतिक उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेनबो कहते हैं। तो रेनबो कैसे बनता है, जरा इस पर भी हम लोग जरा सोच लेंगे कि जब बारिश होती है तो आसमान में जल की बूंदें तैरती है, तो ये जो बूंदें जो है प्रिज्म का काम करती है, और जब सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो वे 7 रंगों में बढ़ती है, और जब निर्गत किरण निकलती है तो आसमान पर जो हमारा पर्दे का काम करता है उस पर 7 रंग की एक पट्टी, एक बैंड दिखाई पड़ती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फेनोमेना है।
यह डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते होती है। और एक बात और ख्याल करना पड़ेगा, सूर्य जिधर में होता है उसके उल्टे दिशा में रेनबो बनता है। अगर पूरब में है तो पश्चिम की तरफ बनेगा, सूर्य अगर उत्तर में है तो दक्षिण की तरफ बनेगा। तो हमारा जो यहाँ पर रेनबो में जो है प्रिज्म का काम कौन करता है? जल की बूंदें काम करती है। पर्दा का काम कौन करता है? आकाश या आसमान करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इंद्रधनुष के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब हम लोग जो है कल हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पर इसको देखिएगा, लेकिन बार बार जो है इसको रिपीट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा चित्र का। और उसमें साथ साथ ये भी क्या एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और मैं आप सबको जो है आशीर्वाद देते हुए आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।